we are studying about the steels and its alloys, which is your second unit or second chapter of mechanical engineering materials. So जो important topic हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील. स्टील का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के अलग अलग स्टील्स होते हैं. अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं या जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है स्टील को क्लासिफिकेशन करने या क्लासीफाई करने का या सेग्रीगेट करने का, वो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले है यहाँ पे स्टील्स को बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द अलॉइंग एलिमेंट. ठीक है, अलॉइंग एलिमेंट के हिसाब से कितने टाइप्स हैं उसके स्टील के? 3 टाइप्स हैं. सबसे पहला क्या है? प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा है लो अलॉय स्टील और तीसरा है हाई अलॉय स्टील. अभी लो अलॉय किसको बोलेंगे? जिसके अंदर जो अलॉइंग एलिमेंट्स है वो कम क्वांटिटी में है, लो क्वांटिटी में है. तो दीज स्टील्स आर कॉल्ड एज लो अलॉय स्टील्स. व्हेयरएज हाई अलॉय स्टील्स किसको बोलेंगे? ऐसे स्टील्स जिनके अंदर क्या है? अलॉइंग एलिमेंट. जैसा हमने देखा कि निकल है, मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, वैनेडियम है, ये सारे क्या है? अलॉइंग एलिमेंट्स है जो स्टील के साथ ऐड किए जाते हैं अलॉय बनाने के लिए. तो उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा या उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा या उनकी जो क्वांटिटी रहेगी वो हाई रहेगी इन केस ऑफ हाई अलॉय स्टील. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज हाई अलॉय स्टील. तो लो अलॉय स्टील्स किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर अलॉइंग एलिमेंट या अलॉइंग एजेंट्स कम है, कम क्वांटिटी में है. हाई अलॉय स्टील्स किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर अलॉइंग एलिमेंट्स या अलॉइंग एजेंट्स जो है हायर क्वांटिटी में, हायर प्रोपोर्शन में. वेराज प्लेन कार्बन स्टील किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और स्टील है, जिसके अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेन कार्बन स्टील. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स. ओके, देन इसके बाद और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील को फर्दर जो है 3 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज. ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज प्रेजेंट है उसके हिसाब से अगेन इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. पहला है लो कार्बन स्टील, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा है हाई कार्बन स्टील. तो लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, लो क्वांटिटी में होता है, लो अमाउंट में होता है, उसको हम बोलेंगे लो कार्बन स्टील. मीडियम कार्बन स्टील किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन जो है मीडियम प्रोपोर्शन में रहेगा. और हाई कार्बन स्टील किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन हायर प्रोपोर्शन में, ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको हम लोग हाई कार्बन स्टील. मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है ऐसा कौन से बेसिस के ऊपर उसको हम लोग कैटेगराइज किया है. लो कार्बन स्टील, लो कार्बन वाला स्टील. मीडियम कार्बन स्टील किसको बोलेंगे? मीडियम कार्बन रहता है उसके अंदर स्टील में, उसको हम मीडियम कार्बन बोलेंगे. हाई कार्बन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर हायर प्रोपोर्शन में या हायर क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट होता है. अगेन प्लेन कार्बन स्टील को जो है यूटेक्टॉइड रिएक्शन के अकॉर्डिंगली या विथ रेफरेंस टू द यूटेक्टॉइड रिएक्शन अगेन इसको जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हाइपर यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जो है ना हाइपर यूटेक्टॉइड मतलब कैसा? ऐसा स्टील जिसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.008% से लेकर 0.8% के बीच में, उसको बोलेंगे हम लोग हाइपर यूटेक्टॉइड. यूटेक्टॉइड किसको बोलेंगे? ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.8% के आसपास रहेगा. हाइपर यूटेक्टॉइड किसको बोलेंगे? ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.8% से लेकर 2% के बीच में है, इसको बोलेंगे हम लोग हाइपर यूटेक्टॉइड. ये डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कि हाइपर यूटेक्टॉइड और हाइपो यूटेक्टॉइड. हाइपो किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कम क्वांटिटी है, लो क्वांटिटी में कार्बन है, उसको बोल रहे हैं हम लोग हाइपो. हाइपर किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन है. सो यूटेक्टॉइड के अंदर हाइपो भी आएगा और हाइपर भी आएगा. हाइपो यूटेक्टॉइड किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.008% से लेकर 0.8% के बीच में है. So these type of steels will be called as hypoeutectoid steels. हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.8% से लेकर 2% के बीच में है. सो दीज स्टील्स विल बी कॉल्ड एज हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स. अब उसी तरीके से हाइपो यूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक अब किसको बोलेंगे? हाइपर यूटेक्टिक किसको बोलेंगे? ऐसे स्टील्स या ऐसा आयरन. हाइपर यूटेक्टिक अभी स्टील में नहीं आएगा, ये कास्ट आयरन का टाइप हो गया ये, क्योंकि 2% से ज़्यादा है इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज. सो हाइपर यूटेक्टिड ऐसे आयरन को बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 2% से लेकर 4.3% के बीच में होता है. हाइपर यूटेक्टिड किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 4.3% से लेकर 6.67% के बीच में होता है. ओके, सो ऑन दैट बेसिस ओनली इट इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू दिस 3 कैटेगरीज. देन अब यहाँ पे जो है इसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, अलग अलग डेफिनेशंस बताए गए हैं. यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील का क्या डेफिनेशन है? स्टील is an alloy of iron and carbon. Plain carbon steel is an alloy of iron carbon and it is in malleable.
it have malleable property. Carbon steels are different from cast iron as regards परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का परसेंटेज इसमें कम है, इसी वजह से क्या है, मैलेबल भी है। अगर हम देखेंगे ब्रॉडली तो बेसिकली आयरन के अंदर स्टील किसको बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज ऑलरेडी कम ही है। कहाँ से कहाँ तक है, 0.008% से लेकर 2% के बीच में। उसमें भी प्लेन कार्बन स्टील किसको बोला जा रहा है, जिसके अंदर और कार्बन का परसेंटेज कम है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेलेबल वाली प्रॉपर्टी है ये आपको प्लेन कार्बन स्टील्स में देखने को मिल सकती है। सो प्लेन कार्बन स्टील्स आर मेलेबल इन नेचर। अब इसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। सो कार्बन स्टील कंटेन्स कार्बन फ्रॉम 0.1% टू 1.5%, वेराज आयरन जो रहेगा, आयरन कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज रहेगा वो 1.8% से लेकर 4.2% के बीच में रहेगा। तो ये हो गया आपका प्लेन कार्बन के बारे में। देन आते हैं पिग आयरन के बारे में। ये आई थिंक हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में भी देख लिया था, फिर भी हम उसको रिपीट कर लेते हैं अभी। पिग आयरन कहाँ से आया है, देखो पिग आयरन को क्या किया, प्रोसेस किया, अलग अलग प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास स्टील मिला है। डायरेक्टली स्टील हमको नेचर में रेडीमेड नहीं मिलता है, उसको आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग अलग जो है चेन से गुजारने के बाद, या अलग अलग प्रोसेसेस से गुजारने के बाद हमको स्टील्स के फॉर्म में मिलता है मटेरियल। So what is pig iron? Pig iron is the impurest form of iron which contains most of the impurities. अब वो impurities क्या हो सकती है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, सल्फर है। So these are the different impurities which are present in the iron. So this iron is called as pig iron. अब इसके अंदर जो impurities रहेंगे वो हायर प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, 4% तक की जो है इसके अंदर impurities हो सकती है। अगेन इसको हम और रिफाइन करेंगे तो हमको जो है कास्ट आयरन मिलता है, बट इसको और फर्दर रिफाइनिंग की ज़रूरत है। तो इसके अंदर अलग अलग परसेंटेज बताया गया है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, उसमें सिलिकॉन का परसेंटेज कितना होता है, मैग्नीज का परसेंटेज कितना होता है, फास्फोरस का परसेंटेज कितना होता है, सल्फर का परसेंटेज कितना होता है, और रिमेनिंग जो भी रहेगा वो सबका सब आयरन रहेगा। इतना अगर इसका हम टोटल कर लेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, तो जो बच जाएगा 100 में से माइनस करने के बाद इन सबको ऐड करेंगे और इन सब का एडिशन जो रहेगा उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, तो जितना हिस्सा बच जाएगा वो सबका सब आयरन रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पिग आयरन। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसकी प्रोसेसिंग के बारे में देखा था कि किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। चारकोल रहेगा हमारे पास, आयरन ओर से जो निकलता है, फ्लक्स निकलता है जो, उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो हमको ये पिग आयरन मिलता है। अब ये जो है पिग आयरन को 3 अलग अलग कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया गया है। कौन सी कैटेगरीज है ये, बेसिक पिग आयरन, फाउंड्री पिग आयरन एंड फेरो अलॉय। बेसिक पिग आयरन किसको बोलेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टील मेकिंग एंड इज लो इन सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो मैक्सिमम परसेंटेज उसमें होता है वो 1.5% तक ही रहेगा। ठीक है, टू प्रिवेंट अटैक ऑफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स ऑफ रिफाइनिंग फर्नेसेस एंड टू कंट्रोल स्लैग फॉर्मेशन। Basic pig iron must be low in sulfur, that is 0.04%, since sulfur is an active impurity in steel and is not eliminated in the refining furnace. Phosphorus normally is held to less than 1% and manganese to a range of 1% to 2%. Carbon content varies from 3.5% to 4.4%. देन उसके बाद आते हैं फाउंड्री पिग आयरन के ऊपर। तो फाउंड्री पिग आयरन किसको बोलेंगे हम लोग, इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कास्टिंग। दैट इज इसके अंदर क्या है, ये आयरन कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है फाउंड्री पिग आयरन। और इसके अंदर जो कंपोजिशन है या इसके अंदर जो प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे या इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे हम लोग, तो किस तरीके से इसके अंदर परसेंटेज, सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो 0.5% से लेकर 3.5% के बीच में रहेगा। मैग्नीज जो रहेगा 0.4% से लेकर 1.25% के बीच में रहेगा। और जो कार्बन है इसमें 3% से लेकर 4.5% के बीच में रहेगा। सल्फर जो है इसके अंदर 0.05% तक रहेगा मैक्सिमम एक्सटेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फाउंड्री पिग आयरन। तो इसके जो एप्लीकेशन है फाउंड्री पिग आयरन के बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ द कार्बन। ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल हो सकता है। देन उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। पिग आयरन का जो थर्ड टाइप है वो है फेरोलाइज। So the ferroalloys are alloys of pig iron, each rich in one specific element. They are used as additives in iron and steel industries to control or alter the properties of iron and steel. Example of ferroalloys are as follows: ferromanganese, which is pig iron that contains
that contains from 74% to 82% manganese. That's why it is named as ferromanganese. ओके, देन उसके बाद आते हैं फेरोसिलिकॉन। दूसरा जो टाइप है वो है फेरोसिलिकॉन। इसके अंदर जो सिलिकॉन का परसेंटेज होता है वो 5% से लेकर 17% के बीच में रहता है। दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज फेरोसिलिकॉन। सो उसके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। अगर मैग्नीज का परसेंटेज ज़्यादा है तो फेरोमैग्नीज, अगर सिलिकॉन का परसेंटेज ज़्यादा है तो फेरोसिलिकॉन। उसके बाद आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। ये जो सेकंड टाइप है हमारा, ये रॉट आयरन। रॉट आयरन किसको बोलेंगे? रॉट आयरन इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड इन कमर्शियल क्वांटिटीज। द रॉट आयरन दैट सर्वाइव्स कंटेन्स लेस देन 0.035% ऑफ कार्बन। देयरफॉर एसेंशियली इसके अंदर जो रहेगा एसेंशियल कंपोनेंट वो फेराइट का रहेगा, बट इट्स स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी आर रिड्यूस्ड बाय इंटरटेन पडलिंग स्लैग और इंट्रेंड puddling slag, which is elongated into stringer by rolling। अभी देखो यहाँ पे रॉट आयरन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि रॉट आयरन ज़्यादातर जगहों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और अगर जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो फेराइट के फॉर्म में रहेगा। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि इसके अंदर जो है स्लैग ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और स्ट्रिंग्स जो है इसके अंदर फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो है इसको एलोंगेट, थोड़ा बहुत एलोंगेट हम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ब्रेकिंग अ बार ऑफ रॉट आयरन रिवील्स अ फाइबरस फ्रैक्चर नॉट अनलाइक दैट ऑफ वुड। तो अभी जैसा यहाँ पे जब इसको हम रॉट आयरन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं बीच में, तो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है नेकेड आई से जब आप देखते हो तो फाइबरस स्ट्रक्चर या फाइबरस फ्रैक्चर आपको नज़र आता है। अब फाइबरस फ्रैक्चर किस तरीके का हो सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फाइबरस जो है किसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने वुड वगैरह को कभी ब्रेक करते हुए देखा होगा, सो हाँ, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ना, दीज आर द फाइबरस फ्रैक्चर्स और फाइबरस स्ट्रक्चर। तो फाइबर की तरह जो है यहाँ पे आपको जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है इसके अंदर, रॉट आयरन के अंदर, जब भी आप उसको बीच में से कट करोगे, जब बीच में से उसको ब्रेक करोगे। द अदर एलिमेंट प्रेजेंट आर सिलिकॉन विच रेंजेस फ्रॉम 0.075% टू 1.5%, sorry 0.15%, whereas sulfur present in the proportion of 0.01% to 2%, and phosphorus present in the range of 0.1% to 0.25%, and manganese present in the range of 0.05% to 0.1%. So this is all about your composition or constituents of the wrought iron. The relative purity is the reason why wrought iron has a reputation for good corrosion resistance. अभी यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है कि रॉट आयरन के अंदर corrosion resistance की जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी अच्छी होती है एज कम्पेयर विद द अदर आयरन। So pig iron in solid form goes through the refining process, then puddling furnace, then puddling process, then you will get the wrought iron. This is the procedure to get the wrought iron. अभी पडलिंग फर्नेस किस तरीके का होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पडलिंग जो है फर्नेस किस तरीके से नज़र आता है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कपड़ा फर्नेस दिखाया था, उसी तरीके का एक और एक टाइप है यहाँ पे पडलिंग फर्नेस, जो इस तरीके का होता है। ये भी एक फर्नेस का टाइप है जो रॉट आयरन को डेराइव करने के लिए, रॉट आयरन को गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप का फर्नेस। रॉट आयरन इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ वेरी प्योर आयरन एंड सिलिकेट स्लैग। देखो इसके अंदर सिलिकेट का स्लैग भी है। सिलिकेट का स्लैग है मतलब क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। आयरन जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर सिलिकेट के फॉर्म में इम्प्योरिटीज मौजूद है, या फिर सिलिकॉन के फॉर्मेट में जो है इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है। रॉट आयरन इज अ फेरस मटेरियल एग्रीगेटेड फ्रॉम अ सॉलिडिफाइंग मास of pasty particles of a highly refined metallic iron
with which minutely and uniformly distributed quantity of slag is incorporated without subsequent fusion. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो राउट आयरन इज नेवर कास्ट, all shaping is accomplished by hammering, pressing एंड forging। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे रॉट आयरन को आप जो है कास्टिंग प्रोसेस की मदद से रॉ शेप से या लिक्विड फॉर्म से रिक्वायर्ड शेप में या रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का जो भी हमको जो भी शेप चाहिए उस शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको अगर आपको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ जो फोर्जिंग ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर रहे होंगे। इससे पहले में मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स हैं हमारे पास, या 3 अलग अलग प्रोसीजर्स है। पहला जो प्रोसीजर है वो है मशीनिंग, जिसके अंदर अलग अलग मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब उसमें लेथ मशीन भी हो सकती है, मिलिंग मशीन भी हो सकती है, ड्रिलिंग मशीन भी हो सकती है, ग्राइंडिंग मशीन भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा भी कोई और मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग रॉ मटेरियल को अगर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मशीनिंग ऑपरेशन। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो मेथड है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, वो है कास्टिंग वाला। तो कास्टिंग वाले में क्या करते हैं हम लोग, एक वुड का बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर सैंड फिल करते हैं, सैंड को फिल कर देंगे वुडन बॉक्स के अंदर। देन उस सैंड के अंदर हम कैविटी बनाएंगे, उस कैविटी में मोल्टन मेटल को डालेंगे और उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही वो कूल डाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को ब्रेक करके, सैंड को ब्रेक करके वहाँ से हमारे फिनिश प्रोडक्ट को निकालेंगे। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। नाउ कम टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड इज नेम्ड एज फोर्जिंग। फोर्जिंग में क्या करते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई करते हैं मटेरियल के ऊपर, फोर्स अप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, और उसको हैमरिंग करके या इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करके या डाइज का इस्तेमाल करके फिनिश्ड शेप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब फोर्जिंग के अंदर जो 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, हॉट फोर्जिंग भी हो सकती है और कोल्ड फोर्जिंग भी हो सकती है। हॉट फोर्जिंग या हॉट वर्किंग किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं अप टू द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो बगैर डैमेज हुए के और कम समय में कम एफर्ट्स के साथ फिनिश शेप के अंदर या फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है आपका कोल्ड वर्किंग या कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग या कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं, जब हम रॉ मटेरियल के ऊपर रूम टेम्परेचर पे ही कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको कोशिश करते हैं रूम टेम्परेचर पर ही फिनिश्ड शेप के अंदर या फिर जो है रिक्वायर्ड शेप के अंदर उसको ढालने की या कन्वर्ट करने की। सो ये जो प्रोसेसिंग रहेगा उसको बोला जाएगा कोल्ड वर्किंग। ये हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग जो है ये फोर्जिंग या हॉट फोर्जिंग या कोल्ड वर्किंग जो है आते हैं फोर्जिंग के अंडर में। अब फोर्जिंग करने के लिए हम लोग हैमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेटअप्स यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रेसिंग का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सो रॉट आयरन जो है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है वो फोर्जिंग ऑपरेशंस के लिए सूटेबल होता है। अगर आपको रॉट आयरन को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फोर्जिंग का ही ऑप्शन आपके पास बचेगा रॉट आयरन को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सो रॉट आयरन इज नोटेड फॉर इट्स हाई डक्टिलिटी एंड फॉर द ईज विथ विच इट कैन बी फोर्ज्ड एंड वेल्डेड। तो इसके अंदर जो है फोर्जिंग और वेल्डिंग की जो कैपेबिलिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रॉट आयरन कैन बी इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय कोल्ड वर्किंग फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एजिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सो रॉट आयरन प्रोसेसेस हाई रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन। तो ये अभी हमने भी देखा था, पहले भी देख लिया था कि कोरोजन को अच्छा रेजिस्ट करता है रॉट आयरन। तो जहाँ पे भी अगर आपको ऐसा कोई कंपोनेंट बनाना है जो कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में आता है या लिक्विड के कांटेक्ट में आता है जिसकी वजह से कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके, तो उन सारी जगहों पे आप रॉट आयरन को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है रॉट आयरन की, इसको अगर आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है फोर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू ही आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और फोर्जिंग ऑपरेशन की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है कि फोर्जिंग की मदद से आप ज़्यादा उसके शेप में ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस, अगर रॉ मटेरियल कोई अलग ही शेप का है और आपको बिल्कुल अलग ही शेप देना है उसको, तो वो फोर्जिंग की मदद से पॉसिबल नहीं होता। छोटे मोटे अगर चेंजेस है या
माइन्यूट अगर आप जो है चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब रॉ मटेरियल में और फिनिश प्रोडक्ट में छोटे मोटे चेंजेस है, तो उन सारी जगहों पे ही सिर्फ फोर्जिंग का ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, उसको यह सेलेक्ट किया जाता है। देन wrought iron possesses the property of recovering rapidly from overstrain, which enables it to accommodate sudden and excessive shocks without permanent injuries. So चूंकि इसके अंदर अगर हमने देखा है कि ये जो है इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट कर सक रहा है ये, सो दैट इसमें क्या है, इम्पैक्ट फोर्स को रिलीज करने की वजह से सडन और एक्सेसिव शॉक्स जो है उसको वो बियर कर लेगा। सो आमतौर पे जो मशीन के जो नीचे के बेसेस वगैरह होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शॉक्स और वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उनका जो बेसमेंट होता है, हेवी मशीनरीज का जो बेसमेंट होता है, वो बनाने में रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, ये सडन शॉक्स को या एक्सेसिव शॉक्स को ये रेजिस्ट कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर ले सकता है, जिसको हम लोग रेजिलेंस, जो प्रॉपर्टी हमने देखा था ना रेजिलेंस, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर रहती है। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस टू फटीग। फटीग मतलब क्या है, कंटिन्यूसली अगर सेम फोर्स एक्ट हो रही है कंपोनेंट के ऊपर, उसके बावजूद आपका कंपोनेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फटीग रेजिस्टेंट। तो ये जो फटीग रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है, ये रॉट आयरन के अंदर प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉट आयरन आर लार्जली दोज ऑफ प्योर आयरन बिकॉज ऑफ द नेचर of the slack distribution. However, tensile strength and ductility are greater in longitudinal direction or rolling direction than in direction of transverse of rolling. तो अब यहाँ पे क्या है, ये रोलिंग के लिए और एलांगेट करना है, अगर आपको स्ट्रेच करना है उसको, तो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है ये मटेरियल। रॉट आयरन जो है रोलिंग के लिए या एलांगेट करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ या डक्टिलिटी जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अच्छी देखने को आपको मिल सकती है। अभी कौन सी डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं रहेगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके की डायरेक्शन में आपको अच्छा देखने को मिलेगी। अब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रॉट आयरन, तो प्लेट्स बनाने में, शीट्स बनाने में, बार्स बनाने में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में, स्ट्रक्चरल सेक्शंस बनाने में, जैसा आपका आई सेक्शन हो गया, ठीक है, सी सेक्शन हो गया, ये जो सेक्शंस है ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कंपनी वगैरह रहती है ना, उसका सेटअप क्या होता है, अभी यहाँ पे लगाया हमने, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं बनाएंगे, परमानेंट बिल्डिंग वहाँ पे नहीं बनाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेरी बनाएंगे। इनकेस अगर आपको जो है ये स्ट्रक्चर कहीं और शिफ्ट करना है तो वो पॉसिबल रहेगा। नट और बोल्ट की मदद से अलग अलग बार्स का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, स्टील की स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, और उसको फास्टन करने के लिए या उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नट और बोल्ट का वहाँ पे फास्टनर्स इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उन सारी जगहों पे रॉट आयरन के स्ट्रक्चरल बीम्स, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगा तो स्ट्रक्चरल बीम्स और स्ट्रक्चरल कॉलम्स जो अलग अलग सेक्शंस में आते हैं, सी सेक्शन हो गया, एच सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, तो ये अलग अलग सेक्शंस के जो है उसमें स्ट्रक्चरल बीम्स या कॉलम्स वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। फोर्जिंग ब्लूम्स बनाने में, बिलेट्स बनाने में, रिवेट्स बनाने में, चेन्स बनाने में, और वाइड रेंज ऑफ ट्यूबुलर प्रोडक्ट्स, पाइप वगैरह बनाने में, ट्यूबिंग्स बनाने में, कास्टिंग केसिंग्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स बनाने में, या वेल्डिंग के फिटिंग्स बनाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है रॉट आयरन का, क्योंकि इसके अंदर जो है रोलिंग अच्छे से परफॉर्म हो सकती है। और रोलिंग अच्छे से परफॉर्म हो रही है मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्यूब्स वगैरह बन रहे हैं, उसके पाइप्स बनेंगे, वहाँ पे ट्यूब्स बनेंगे रोलिंग अच्छी होने की वजह से। स्ट्रक्चरल बीम्स या स्ट्रक्चरल कॉलम्स जो है वो अच्छी तरीके से बनेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल बीम्स और स्ट्रक्चरल कॉलम्स जो है ना, ये आपको सॉम के अंदर भी देखने को मिला होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, देखो ये रेलवे स्टेशन वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरीके के सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं, इसको आप एक जगह भी लगा दिया हमने, उसको यूज़ करेंगे,
फिर अगर आप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहीं और ज़रूरत है, तो इसको आप यहाँ से डिसअसेंबल करके या डिसमेंटल करके दूसरी जगह वापस से उसको इरेक्ट कर सकते हैं, या उसको वापस से वहाँ पे कमीशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं वापस। तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स आपको जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिलेंगे। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये स्टील के सेक्शंस की मदद से बनाए जाते हैं। तो इसमें आई सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, ठीक है, एच सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है। तो अलग अलग सेक्शंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशन के बारे में। अब उसी के साथ साथ देखो रॉट आयरन कहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में जो है आपको ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हो गए, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद पब्लिक वर्क्स में, तो रेलवे वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशंस में जो फुट ओवर ब्रिजेस वगैरह होते हैं, उन फुट ओवर ब्रिजेस के अगर नीचे का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो वो स्टील के बार्स रहेंगे, स्टील के बीम्स रहेंगे, स्टील के कॉलम रहेंगे, जिसके अंदर सी शेप हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, सी सेक्शन हो सकता है, एच सेक्शन हो सकता है। तो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती है, जो टेम्पररी इरेक्ट की जाती है, टेम्पररी उसको कमीशन किया जाता है, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ रेलवे के जो आप लोग पटरी वगैरह देखते हो ना, तो वो बनाने में भी रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे लाइंस, ठीक है वो। और मरीन, उसी के साथ साथ मरीन इंडस्ट्रीज़ में जो एंकर मैंने बताया था आप लोगों को, एंकर वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी चाहिए एंकर बनाने के लिए, या फिर मरीन इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट वाले जो है वहाँ पे मटेरियल चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास रॉट आयरन के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसा है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट होने की वजह से क्या रहेगा, इसके अंदर कोरोजन आसानी से नहीं होगा। और सॉल्टी वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्टी वाटर तुरंत ही क्या करता है, मटेरियल को गला देता है, या उसको करोड कर देता है, या उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो वहाँ पे जो भी हम कंपनी यूज़ करने जा रहे हैं या फिर मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं मरीन इंडस्ट्रीज़ में, वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो रॉट आयरन के अंदर वो प्रॉपर्टी चाहिए, पाई जाती है। इसी वजह से रॉट आयरन को मरीन इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और रॉट आयरन को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, प्लेट्स बनाने में, शीट्स बनाने में, फोर्जिंग ब्लूम्स बनाने में, बिलेट्स बनाने में, रिवेट्स बनाने में, चेन्स बनाने में, ये अलग अलग चीज़ें, पाइप्स बनाने में, ट्यूब्स बनाने में जो इसी के साथ साथ रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रॉट आयरन। देन उसके बाद आते हैं कार्बन स्टील्स के ऊपर। तो अभी यहाँ पे जो कार्बन स्टील है ये डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन परसेंटेज, अगर हम देखेंगे कार्बन स्टील्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो कार्बन स्टील या फिर इसको माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। अब लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन बहुत लेसर क्वांटिटी में है, बहुत लो क्वांटिटी में है, उसकी क्या बोलेंगे हम लोग, लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील। इसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, लेस देन 0.1%, 0.008% से लेकर 0.1% के बीच में कार्बन का परसेंटेज रहेगा इन केस ऑफ लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मैग्नीज रहेगा, इसके अंदर मैग्नीज का प्रोपोर्शन रहेगा वो 0.4% तक। प्लेट्स बनाने में, स्ट्रक्चरल प्लेट्स बनाने में, सेक्शंस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अगर हम चाहें तो इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और मैग्नीज भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अप टू 1.5%। अब कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील, स्टैंपिंग्स बनाने में, फोर्जिंग बनाने में, सीमलेस ट्यूब्स बनाने में, या फिर बॉयलर की प्लेट्स बनाने में। दूसरा टाइप है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील्स के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.3% से लेकर 0.6% के बीच में रहेगा। मैग्नीज कितने प्रोपोर्शन में रहेगा, 0.6% से लेकर 1.65% के बीच में रहेगा। और अगर हम इसके अंदर चाहते हैं कि कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो इसमें 0.5% तक का कार्बन का परसेंटेज इसमें बढ़ाया जा सकता है। कहाँ पे यूज़ होता है ये मीडियम कार्बन स्टील्स, तो शाफ्ट्स बनाने में, एक्सेल्स बनाने में, गियर्स बनाने में, क्रैंकशाफ्ट बनाने में, कपलिंग्स बनाने में, फोर्जिंग्स बनाने में आप मीडियम कार्बन स्टील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.4% से लेकर 0.6% के बीच में कर देते हैं
तो अगेन यही सेम मीडियम कार्बन स्टील्स को हम लोग रेलवे के जो है ट्रैक्स बनाने में, रेलवे वैगन जो रहती है, रेलवे की जो वैगन रहती है उसकी व्हील्स बनाने में, एक्सेल जो होते हैं, एक्सेल किसको बोलते हैं अभी, जो दोनों व्हील्स को कनेक्ट करने वाली जो रॉड होती है उसको एक्सेल कहा जाता है। तो एक्सेल्स बनाने में भी, रेलवे के एक्सेल्स बनाने में भी मीडियम कार्बन स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हाई कार्बन स्टील्स। कहाँ पे यूज़ किया जाता है हाई कार्बन स्टील्स? सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो कार्बन का जो परसेंटेज होता है हाई कार्बन स्टील में 0.6% से लेकर 1% के बीच में होता है, जिसके अंदर मैग्नीज का परसेंटेज 0.3% से लेकर 0.9% के बीच में होता है। हाई कार्बन स्टील्स जो है स्प्रिंग्स बनाने में, हाई स्ट्रेंथ वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करके देखते हैं, ये कंपोजिशन देखते हैं इसका, कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लो, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील। सो माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, कार्बन का जो परसेंटेज है अप टू मैक्सिमम 0.3% तक रहेगा। शीट, स्ट्रिप्स, ब्रेसवर्क्स, वायर्स, रॉड्स, नेल्स एंड स्क्रूज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर कार्बन का परसेंट 0.3% से लेकर 0.66% के बीच में होता है, और ये शाफ्ट, गियर्स, रेल रोड्स, रेल व्हील्स, सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग पार्ट्स, इंटेक वॉल्व्स, ओवर रनिंग क्लचेस, कैम्स एंड हब्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करते हैं तो 0.6% से लेकर 1% के बीच में रहता है कार्बन इसमें। फोर्जिंग डाइज, रेल रोड्स, रेल स्प्रिंग्स, हैमर्स, सॉस, सिलेंडर लाइनिंग्स, कोल्ड चीजल्स, फोर्जिंग डाई ब्लॉक्स, और उसके साथ पंक्चर्स, शेयर ब्लेड्स, नाइव्स, एक्सेस, मील्स, कटर्स, बॉल बियरिंग्स, ड्रिल्स, रेजर्स वगैरह बनाने में हाई कार्बन स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को क्लासिफिकेशन? ये सिर्फ और सिर्फ हमने स्टील का क्लासिफिकेशन देखा है। किस चीज़ का क्लासिफिकेशन देखा है? सिर्फ और सिर्फ स्टील्स के बारे में ही देखा है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलॉय स्टील्स के बारे में। सो अलॉय स्टील्स में क्या रहेगा, अलॉन्ग विद द स्टील दूसरे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, दूसरे मेटल्स भी रहेंगे यहाँ पे। अब कौन से मेटल्स हो सकते हैं वो, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो कार्बन स्टील्स यूजुअली कंटेन्स less than 1.2% carbon and small quantities of manganese, copper, silicon, sulfur and phosphorus, या फिर negligible quantity में रहेंगे वो, मैग्नीज, कॉपर, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस। alloy steels are carbon steels with other metals added specifically to improve the properties of the steel। अब यहाँ पे अलॉय बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या देखेंगे कि ऐसा मटेरियल का यहाँ पे चयन करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, हमको जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी अचीव करना है, तो वो प्रॉपर्टीज कौन से अलग अलग मटेरियल्स में है उनको सबको इकट्ठा कर लेंगे, हम एक जगह पे कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। सो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा अलॉय। स्टील इज लेस कंसिडर्ड अ सेपरेट ग्रुप। प्लेन कार्बन स्टील इज प्रोड्यूस्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज with comparative low cost. The principal element that used in producing alloy steels include nickel, chromium, molybdenum, manganese, silicon, vanadium, cobalt, copper and lead. So these are the different alloying elements which are used to produce alloy steels. alloy steels बनाने के लिए ये जो है अलग अलग अलॉइंग एजेंट्स का, अलॉइंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील्स इज कंसिडर्ड टू बी अलॉय स्टील व्हेन द मैक्सिमम ऑफ द रेंज गिवन फॉर द कंटेंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट एक्सीड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। मैग्नीज की जो लिमिट है वो 1.6% से ज़्यादा अगर रहती है, या फिर सिलिकॉन की जो प्रोपोर्शन है या लिमिट है वो 0.6% से ज़्यादा रहती है, या फिर कॉपर की जो लिमिट है वो 0.6% से ज़्यादा रहती है, तभी क्या बोलेंगे, हम उसको अलॉय बोलेंगे। इससे अगर कम रहता है तो उसको अलॉय नहीं बोलेंगे, उसको स्टील में ही कंसिडर किया जाएगा।
or in which the definite range or a definite maximum quantity of any of the following element is specified or required within the recognized field of constructional alloy steels, aluminum, boron, chromium up to 3.99%, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, टीन, मैग्नीशियम, अगर ये सारे अलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं इसके साथ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलॉय स्टील बोलेंगे। और उनका यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया गया है अलॉय स्टील्स के अंदर जो है कितना प्रोपोर्शन में ये अलॉइंग एजेंट्स या फिर अलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा है इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय स्टील्स, इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील्स। सो ये जो है ना स्टील्स जो है अलॉयज बनाने के लिए मैक्सिमम प्रेफर किए जाते हैं या रिकमेंड किए जाते हैं, बिकॉज स्टील्स आसानी से दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, आसानी से दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई स्टील्स आर मोस्ट प्रेफर्ड टू मेक अलॉय विथ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के साथ जो है अलॉय बनाने के लिए स्टील्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर विद द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को प्रेफर नहीं किया जाता है। कास्ट आयरन दूसरे एलिमेंट्स के साथ या इन एलिमेंट्स के साथ आसानी से मिक्स नहीं होता है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील अलॉय हैव बीन डेवलप्ड। द बेनिफिट्स रिजल्टिंग इंक्लूड वी कैन अचीव द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, we can increase the hardness throughout the cross section, we can minimize the distortion और cracking। अभी डिस्टॉर्शन और क्रैकिंग किसको कहते हैं, डिस्टॉर्शन किसको बोलेंगे। देखो अब ये जो प्लेट थी ये कैसी थी, स्ट्रेट प्लेट थी, लेकिन अभी ये डिस्टॉर्ट हो गई है। डिस्टॉर्ट होने के क्या हो गई है, इसका शेप चेंज हो गया। देखो ये, तो ये जो डिस्टॉर्शन है ये डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। ये डिस्टॉर्शन स्ट्रेट होना चाहिए थी। डॉटेड लाइन जो है ना वो उसका ओरिजिनल शेप रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा होना चाहिए था उसको। लेकिन ये जो ग्रे कलर का अभी रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है ये ऐसा शेप का हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन एंड वी वांट टू निगलेक्ट दिस डिस्टॉर्शन। अगर आप प्लेट, अगर बड़ी वाली प्लेट में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में होना क्या ही चाहिए था, ये जो प्लेट है ये परफेक्टली नीचे का जो सरफेस है उसके साथ पैरेलल होनी चाहिए थी, उससे बिल्कुल लगी हुई होनी चाहिए थी, बट बीच में क्या हो गया, गैप आ गया। सो दिस गैप इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। सो वी वांट टू अवॉइड दिस डिस्टॉर्शन। ये इस तरीके से हो सकता है डिस्टॉर्शन। तो ये डिस्टॉर्शंस को क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ क्रैकिंग, क्रैकिंग तो आपको पता ही है, क्रैक आना। दीवार वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वॉल्स में क्रैक आ जाता है इम्प्रॉपर क्यूरिंग की वजह से। तो सेम उसी तरीके से क्रैकिंग भी यहाँ पे आ सकती है। अब ये कब आ सकता है, डिस्टॉर्शन और क्रैकिंग कब हो सकती है, जब हम क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग, इसी क्वेंचिंग की मैं बात कर रहा था। रैपिड कूलिंग जो है ना, रैपिड कूलिंग, सडनली कूलिंग करने का जो प्रोसेस है इसको क्वेंचिंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, रेड हॉट कंडीशन में जब जैसा पहुंच गया, हमारा काम हो गया है, उसके बाद सडनली उसको पानी में इमर्स कर देंगे। पानी में क्या कर देंगे, उसको डुबो देंगे, जिसकी वजह से सडनली उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वेंचिंग। और ये जब क्वेंचिंग हम करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन और क्रैकिंग आमतौर पे आती है। बट अगर हम यहाँ पे अलॉइंग एलिमेंट अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करेंगे, अलग अलग मेटल्स यूज़ करेंगे, तो इस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस किया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। देन उसके बाद इम्प्रूव्ड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट एट हाई टेम्परेचर रेंज। सडनली अप्लाई होने वाली फोर्स के अंदर जो है उसको, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इम्पैक्ट फोर्सेस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कोरिजन रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे, हाइयर टेम्परेचर्स पे काम करने के काबिल उसको बनाया जा सकता है। स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है।
वही पॉइंट है यहाँ पे भी। डक्टिलिटी और टफनेस को भी बढ़ाया जा सकता है, वियर रेजिस्टेंस को भी बढ़ाया जा सकता है। सो इस तरीके से अलग अलग अलॉइंग एलिमेंट्स का यहाँ पे एडिशन करके, अलग अलग अलॉइंग एलिमेंट्स को मिक्स करके ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम अचीव कर सकते हैं।